नमस्कार दोस्तों। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। अब आपको परगणक के घर जाने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी स्वगणना कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर SCID जनरेट करने तक की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो स्वगणना की अवधि की बात करें तो आज 1 मई है। 1 मई से लेकर 15 मई तक ये स्वगणना का कार्य आपका होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट का आपको ज़रूर ध्यान कर लेना है। वेबसाइट है se.kansas.gov.in। ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट है। आप किसी फर्जीवाड़े में न फंसे, इसलिए आप आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करेंगे। सबसे पहले आप जैसे ही साइट पर जाते हैं तो अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का चयन करें और कैप्चा कोड डालना है। सबसे पहले अपन राज्य का चयन कर लेते हैं। जैसे मैं चयन कर लेता हूँ राजस्थान। कैप्चा जो कैप्चा आ रहा है वो डाल लेते हैं। जैसे कैप्चा आ रहा है 5N5NXV। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वेलकम का मैसेज आपके सामने शो हो रहा है कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य के स्वगणना यानी SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल यदि प्रदान किया गया है के माध्यम से स्वगणना अपनी पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएँ तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ ये पहचान संख्या साझा जरूर करें। विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं, तो आपको ये चीज़ें देख लेनी है और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखते होंगे ओके पर क्लिक करते हैं तो परिवार पंजीकरण के लिए आपको एंटर द हेड नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस यानी आप में परिवार में जो मुखिया कौन है उसका नाम आपको लिख देना है। जैसे मैं स्वयं ही भर रहा हूँ और अपने परिवार के मुखिया का नाम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। फिर 10 अंकों का आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देना है आपको। ईमेल आईडी यदि आपके पास हो तो आप डाल दें, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर डालने और मोबाइल नाम ये सब करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आप देख रहे होंगे OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। OTP सेंड हो गया है मोबाइल पर। कृपया ध्यान रखें आप OTP किसी को भी नहीं बताएं। OTP डाल करके और लैंग्वेज का सिलेक्शन मैंने कर लिया है। मैंने हिंदी लैंग्वेज ही किया है और पीछे जो अपने परिवार पंजीकरण किया गया उसमें विशेष ध्यान रखें, परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकता है, इसलिए आप एक बार तय करके ही लिखें। और प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल नंबर आप एक ज़रूरी नहीं है कि परिवार में एक ही लिखें, 2-3 परिवार में भी यूज ले सकते हैं। भाषा और स्थान का सत्यापन करना है। भाषा का सत्यापन जैसे मैंने कर लिया है, मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज की है क्योंकि जिसे आपके समझने में भी आसानी रहने वाली है। अब अपन क्या करते हैं, जिला का चूज कर लेते हैं।
डिस्ट्रिक्ट का चूज कर लेते हैं, पिन कोड नंबर डालते हैं। अब आपको क्या करना कि अपना स्थान चिन्हित करना है। भाषा और स्थान का सत्यापन, यानी अपनी पसंदीदा भाषा चुन ली है और मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर लिया है। और अब याद रखना कि चुनी हुई भाषा को बदला नहीं जा सकता है। अब अपने ज़िले का जैसे ही मैंने चयन किया है, पिन कोड नंबर आप देख रहे होंगे मैंने डाल दिया है। और पिन कोड नंबर डालने के बाद मानचित्र पर दिखने वाले लाल मार्कर को खींचकर अपने घर के सटीक स्थान पर सेट करना है और स्थान की पुष्टि कर लेनी है। यहाँ पर पहले डालेंगे, उसके बाद में स्थान की पुष्टि हो पाएगी खोजें पर क्लिक करने पर। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने उस नक्शे को खींच करके मेरे घर के ऊपर इस जो लाल आप निशान देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसको मैंने मार्क को ले जा करके घर के ऊपर सटीक लगा दिया है। और अब स्थान की पुष्टि करें पर आपको क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे आपके आवास का स्थान में अक्षांश और देशांतर में आपके आगे ये पूरा लैंगिट्यूड लैटिट्यूड। अब स्थान की पुष्टि करना है। यदि आप सही नहीं कर पाए हैं तो आप इसको रद्द कर सकते हैं और पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। मैं यहाँ स्थान की पुष्टि कर देता हूँ। अब स्थान की पुष्टि करने के बाद में भी आ रहा है कि आप पुनः स्थापित करना चाहते हैं या सहेजें और आगे बढ़ें। आप यदि सही है तो सहेजें और आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पूरा आ रहा है कि आपका ज़िला आ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम आ रहा है, आपका आवास स्थान आ रहा है। कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें और गलत लोकेशन की स्थिति में आपका स्वगणना डेटा प्रगणक के पास नहीं जाएगा। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ आपको यस पर क्लिक कर देना है, नहीं पर नहीं करना है। आप देख रहे होंगे जैसे यस पर क्लिक किया स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। टोटल 6 स्टेप है। जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। यह पूरा एकदम आपको पढ़ना है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, क्या क्या सामग्री प्रयुक्त की गई है। उस सामग्री फर्श में क्या है, पत्थर है, सीमेंट है, मिट्टी है, लकड़ियाँ बांस के हैं, मोज़ेक इन फर्श की टाइल है या अन्य कोई है। आपको जो भी इसमें से ऑप्शन सही लग रहा है आप उस पर क्लिक कर देना है। इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब दूसरा प्रश्न है कि जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दीवार में कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है। घास फूस या बांस की है, या प्लास्टिक एंड पॉलीथीन की दीवार है, या मिट्टी की है, कच्ची ईंटें हैं, या लकड़ी की है, या पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है, या पत्थर मसाला गारा के साथ है, या GI धातु, एस्बेस्टस, चादरें, पक्की ईंटें, कंक्रीट या अन्य कोई। अमूमन ये पत्थर और गारा के मसाला के साथ बनाई जाती है तो मैं इस पर ही क्लिक करता हूँ। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, छत किसकी है। घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, पॉलीथीन या हस्त निर्मित टाइल है, मशीन निर्मित टाइल है, पक्की ईंट है, पत्थर है, स्लेट है। ये स्लेट ही होती है, वैसे पट्टियाँ बोलते हैं हमारे साइड में। तो आपको जो कंक्रीट है, जिस लेंडर डलवा रखा था आप कंक्रीट लिख सकते हैं, जो भी आपको लगे। मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी, रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण। ठीक है, वैसे अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पुनः स्थापित करना है या सहेजें और आगे बढ़े। अब देख रहे होंगे मैं आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं। यस। अब तीसरा स्टेप ओपन हुआ है। परिवार से संबंधित जानकारी, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या मैं भर देता हूँ 4। मुखिया, परिवार के मुखिया को चुनी हुई भाषा का नाम, चुनी हुई भाषा, परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा। हिंदी में लिखना है क्या।
कमल ठीक है। बस आप इंग्लिश में लिखोगे तो भी हिंदी में आ जाएगा। मुखिया पुरुष है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य अनुसूचित जाति। यदि परिवार का मुखिया राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है तो उपयुक्त विकल्प चुनें, नहीं है तो अन्य पर क्लिक करें। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना, किराए का परंतु अन्यतर अपना मकान, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं या अन्य। ये अपना भी नहीं है, हम रहते हैं बस। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, ठीक है, कमरों की संख्या तो काफ़ी है, इसे लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी मैं 2 ही लिखता हूँ। रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 1 ही, यस। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? नल का पानी या नल का पानी, अनुपचारित कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद पैकेट यानी बोतल का पानी आता है या अन्य स्रोत है? देखो हमारे साइड में वैसे टांका वगैरह रखते हैं, वो इसमें दे नहीं रखा है, हौद वगैरह पानी के, टैंक दे रखा है, यही ठीक है। एक ही ऑप्शन चुन सकते हो आप। पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है? परिसर के निकट या परिसर के अंदर? परिसर के निकट है, अंदर नहीं है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिजली आती है वैसे। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवार को साझे में या सार्वजनिक शौचालय? शौचालय का प्रकार, फ्लश, पोर फ्लश, शौचालय निम्न से जुड़े, जो भी आपके पास हो। सेफ्टी टैंक ही है वैसे। 2 गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा या स्लैब के बिना खुला गड्ढा। एकल गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा। सर्विस शौचालय, मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है या मानव मूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है, मानव हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग। ठीक है। गंदे पानी की निकासी किस से जुड़ी हुई है? खुली नाली से, ढकी नाली से या किसी भी नाली से नहीं? नालियों का हमारे सिस्टम नहीं है इतना, ढकी नाली से होता है वैसे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है, छत के बिना अहाता स्नान गृह। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध, एलपीजी कनेक्शन नहीं उपलब्ध होता है। आपके पास यदि नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है, आपको जो भी उचित लगे वो आपको करना है। भाई रसोई घर में खाना पकाते हो या रसोई नहीं है, आप बाहर ही पकाते हो, दोनों में से जो भी आपको उचित लग रहा है वो आपको चुनना है। या खुले में या बाहर खाना पकाते हैं। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है? जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पका कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी, लगभग यही है आजकल। अब सहज हैं और आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ। अब आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं? परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही उसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, स्मार्टफोन सबके पास होता है। या टेलीविज़न, दूरदर्शन में नहीं है ऐसा कोई सिस्टम तो आप नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंटरनेट सुविधा आजकल सबके पास होती है मोबाइल स्मार्टफोन में। लैपटॉप यदि है तो यस, ना है तो नहीं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैंडलाइन या केवल मोबाइल, जो भी आपके पास दोनों हो तो दोनों, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। साइकिल और स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, आपके पास क्या है? स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड? नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें, दोनों ही है तो दोनों पे क्लिक करें। कार, जीप, वैन, यदि नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें, हाँ है तो हाँ पे क्लिक करें। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन कौन सा है? आप जो भी अनाज खाते हो वो उस पर आपको क्लिक करना है।
मोबाइल नंबर केवल जनगणना प्रयोजनार्थ है, आप नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूर्वावलोकन परिवार पंजीकरण विवरण, ये पूरा आपने जो भी विवरण भरा है सारा आ रहा है आपके सामने। आप इसको एक बार पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक कर देना है आपको। पुष्टि करें और सबमिट पर अपन को क्लिक करना है कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि आपको कुछ लगता है तो आप संशोधन के लिए बैक भी जा सकते हैं, नहीं तो यस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अब आप देख रहे होंगे कि सब गणना पहचान संख्या SEID प्राप्त हो गई है। और आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण पूरा करने के लिए सब गणना ID को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा की गई गणना की आवश्यकता हो सकती है। अब आपको 11 अंकों की जो सब गणना पहचान ID है SEID मिल गई होगी, जो H अक्षर से शुरू होती है। आप देख रहे होंगे जो SMS के ज़रिए भी आपके पास भेज दी जाएगी, जिसका आप जैसे ही कोई प्रगणक आपके घर आए तो आप उनको ज़रूर बताएं। जब 16 मई से 14 जून 2026 के बीच जनगणना प्रगणक आपके घर आएँ तो उन्हें अपनी SEID प्रदान करें। यदि आपकी ID उनके रिकॉर्ड से मेल खाती है तो आपकी जानकारी स्वीकार कर ली जाएगी और आपको दोबारा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही अपनी सब गणना पूरी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।